नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय हिंदी। और आज हम समझ रहे हैं एक गद्य जिनका नाम है कल्पना शक्ति और इनका साहित्य प्रकार है निबंध। तो इनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। आप यहाँ उनकी फोटो भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं उनके परिचय की। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष यानी श्रेष्ठ निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट है और उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें प्रारंभ में घर पर ही 15-16 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा मिली। फिर स्थानीय मिशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक उन्होंने अध्ययन किया है यानी अभ्यास किया है। वे जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे हैं। तो वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का उन्होंने संपादन कार्य किया है। तो उन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। तो बालकृष्ण की गिनती हम देखें तो हिंदी के एक अच्छे निबंधकारों में की जाती है। उन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे हैं। तो उनके निबंध कल्पना प्रधान ही नहीं है, वे निबंधों में व्यवहार बुद्धि को भी अधिक महत्व देते हैं। तो उनकी शैली सरल और सरस भी है और उनकी रचनाओं में ज़्यादातर हम देखें तो व्यंग्य की गुदगुदी मिलती है और उन्हें अच्छा साहित्य प्रदान करने के फलस्वरूप कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। और उनकी एक रचना है कल्पना शक्ति, जिनके बारे में हम देखें तो कल्पना शक्ति उन्होंने जो यह इस गद्य का शीर्षक दिया है, इस शीर्षक के बारे में हम समझौती प्राप्त करें तो कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास ही होती है। हम देखें तो इस पाठ में हम देखें तो मनुष्य की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के महत्व के बारे में उन्होंने बताया है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों में केवल मनुष्य को ही प्राप्त हुई है। और यह है मनुष्य की कल्पना शक्ति, यानी जिनके बारे में आज हमें समझना है। यह शक्ति मनुष्य की प्रतिभा की परिचायक है। प्रतिभा यानी उनकी बुद्धि की परिचायक है। कवियों और लेखकों में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है और अपनी कल्पनाशीलता के बल पर ही वे क्या करते हैं, अमर काव्य और साहित्य की रचना करते हैं। लेखक के अनुसार कल्पना शक्ति के साथ साथ उनका अभ्यास का होना भी बहुत ही जरूरी है। इस बात को उन्होंने यहाँ पर बल दिया है, यानी कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के ही पास होती है। अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच भी नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने के साथ साथ वे कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की बुद्धि की परिचायक तो होती ही है, परंतु कवि और लेखक में अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति ही एक नई रूप को हमें नजर आती है। और वे कहते हैं कि अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है। और किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताने से नहीं चूकते कि सिर्फ कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं होता है। किसी विषय पर या तो किसी बात पर यदि किसी ने कोई कल्पना की है तो उनके साथ साथ उनका अभ्यास भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है और उन पर मेहनत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बात में लेखक ने हमें 3 बातों को एक साथ बताया है कि व्यक्ति यदि कोई भी कल्पना करता है तो सिर्फ कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर उनका अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उस अभ्यास के आधारित उन पर मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। तो ही जो कल्पना की है वह उसे हम साकार रूप दे सकते हैं। तो इस गद्य में हम देखते हैं कि कवि ने मनुष्य की जो कल्पना शक्ति है उनके महत्व को हमें किस प्रकार समझाया है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने केवल हम मानवों को ही कल्पना करने की अद्भुत शक्ति प्रदान की है और हम मानवों की ही कल्पना शक्ति का नतीजा है कि इस जगत को एक से बढ़कर एक साहित्य कृति या साहित्यकारों की कल्पना शक्ति के बदौलत प्राप्त हुई है। इसी कल्पना शक्ति का परिणाम है कि मानव जाति ने विभिन्न क्षेत्रों में संशोधन या तो खोज करके प्रयत्न श्रम के बल से गुफा युग से कंप्यूटर युग में इस संसार को बदलने में उन्होंने मजबूर कर दिया है, या तो इन सब के पीछे हम मानवों की कल्पना शक्ति की ही जिम्मेदार मानते हैं। आज हमें जो सुख सुविधा के ऐसे साधन उपलब्ध हुए हैं जिससे हमारी शक्ति व समय दोनों ही बच पाए हैं, मानवों की ईश्वर द्वारा दी गई कल्पना शक्ति ही का ही परिणाम है कि आज हमें चाहे यातायात के साधन हो, संदेशा व्यवहार हो, विभिन्न टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को सरल और सुविधापूर्ण बना दिया है और ऐसे ऐसे साधन का निर्माण किया है कि मानव गर्व से फूला नहीं समाता। आज हम देखें तो मानव ने विभिन्न क्षेत्रों में जो असाधारण सफलता या तो प्रगति की है वे हम मानवों की कल्पना शक्ति के कारण ही शक्य हो सका है। पर यह भी सत्य है कि वैज्ञानिककार, संशोधक, आविष्कार करने वाले केवल और केवल कोरी कल्पना करने में ही खोए रहते,
और प्रयोग व श्रम या तो मेहनत ना करते, मेहनत द्वारा अपनी कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने प्रयत्न और मेहनत ही न की होती तो दिन रात केवल कल्पना में ही वे खोए रहते, तो आज हम जो भी बदतर जीवन जी रहे होते, जैसा जीवन आज हम सुख सुविधापूर्ण जी रहे हैं उनसे बुरा जीवन जी रहे होते, पशु जैसा ही जीवन जी रहे होते। परंतु मानवों ने अपनी कल्पना को सत्य रूप देने के लिए और कल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए अत्यंत अभ्यास और मेहनत की है, और उन्हीं के बदौलत आज हम अपना जीवन आसानी से जी पा रहे हैं। और उसी का ही नतीजा है कि हम चांद जैसे ग्रह पर भी पहुंचने में सफल हो पाए हैं। यहाँ प्रस्तुत निबंध में लेखक ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा कल्पना शक्ति के महत्व को समझाया है, परंतु उन्होंने यह भी बताने से नहीं पीछे हटे हैं कि व्यक्ति सिर्फ कल्पना में ही खोए रहे तो उनका कोई मतलब नहीं है, परंतु व्यक्ति जो कल्पना करता है उन कल्पना पर अभ्यास भी उतना ही जरूरी है और उन पर मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो ही व्यक्ति ने जो कल्पना की है उस कल्पना को वे एक अच्छा और साकार रूप दे पाएगा, यानी कल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित कर पाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ की शुरुआत में ही है कि मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति मानी गई है। यहाँ पर हम देखें तो लिखा है कि मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में सिर्फ कल्पना शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसे अद्भुत शक्ति माना गया है। यद्यपि अभ्यास से यह सद्गुण अधिक हो सकती है। सद्गुण यानी 100 गणी या तो 100 गुना, अधिक यानी बहुत हो सकती है। इस कल्पना शक्ति को यदि विकसित करना है तो इन पर अभ्यास करना उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उन्हें हम अधिक विकास की ओर, प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। तो इसका सूक्ष्म अंकुर किसी किसी के अंतःकरण में आरंभ से ही रहता है। लेखक ने बताया है कि इस कल्पना शक्ति का जो अंकुर है या तो उनका बीज जो है वह किसी मनुष्य को उनके जन्मजात से ही उन्हें प्राप्त हुआ है, और उन पर अभ्यास करने से वे उन्हें विकास की ओर ले जा सकता है, जिसे प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं। प्रतिभा यानी बुद्धि के नाम से हम सभी लोग पहचानते हैं। तो आगे हम बात करें कि जिसका कवियों के लेखक में पूर्ण उद्गार हम देख सकते हैं। कवि और लेखक गण है, उनकी कृतियों में हम उनका पूर्ण उद्गार भी देख पाते हैं। तो उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कौन कौन से कवि या तो लेखक है जिनकी कल्पना शक्ति ने साहित्य को एक नया रूप दिया है, या तो साहित्य जगत के द्वारा उन्होंने नए नए विचार सरणी या तो कल्पनाओं का उन्होंने क्या किया है, सृजन किया है। कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन आदि कवियों की कल्पना शक्ति पर चित चकित और मुग्ध है, यानी हमारा मन चित यानी हमारा मन, मुग्ध यानी आकर्षित है। कालिदास जी है, श्रीहर्ष है, शेक्सपियर, मिल्टन सही, ये सभी ऐसे साहित्यकार हैं कि जिनकी कृतियों में हम देखें तो नए नए सृजन उनकी कृतियों में हमें नजर आते हैं, और उनकी कल्पना शक्ति की जो शक्ति है या तो कल्पना का जो एक उन्होंने विस्तार किया है, या तो अपनी कल्पना शक्ति के बल पर उन्होंने जो नए नए सृजन कार्य किए हैं उनकी इन साहित्य कृतियों में हमें नजर आता है। यानी उनके जो जन्मजात ही उनके बीज अंकुरित हुए हैं, उनकी कल्पना शक्ति जो उन्हें बचपन से ही उनमें हम पाए जाते हैं, वे उनकी साहित्य कृति में हमें नजर आती है। अनेक तर्क वितर्क यानी विचार भूल भुलैया चक्कर मारता टकराता अंत की इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राक्तन संस्कार का परिणाम है या ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। कई विचारों पर होने के बाद अंत में हम यही तय पर आते हैं कि यह उनके प्राचीन पुराने संस्कारों की बदौलत है या तो ईश्वर ने उन्हें कोई अलग शक्ति ही प्रदान की है। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना यानी स्पर्धा करना कुछ अनुचित नहीं है, यानी अयोग्य नहीं है, क्योंकि जगत सृष्टा यानी ईश्वर तो एक ही बार जो कुछ बन पड़ा, सृष्टि निर्माण कौशल दिखलाकर वे आक्लामपंत फरागत हो गए, यानी हम देखें कि वे मुक्त हो गए। परंतु कविजन नई नई रचनाओं के गंढत यानी बनावट न जाने कितनी सृष्टि निर्माण की चातुरी दिखलाते रहते हैं। यानी हमारे ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण करके वे तो फिर मुक्त हो गए, मनुष्य का निर्माण करके उनके मन में ऐसी कल्पना शक्ति को देकर वे तो मुक्त हो गए, परंतु हमारे जो कविजन है या तो जो मनुष्य है वे अपनी कल्पना शक्ति के बदौलत नई नई सृष्टि का निर्माण करते रहते हैं। वे अपनी साहित्य कृति में नए नए विचारों को प्रकट करते रहते हैं और मनुष्य को अपने विचारों को पहुंचाते रहते हैं। यानी हमारे कविजन नई नई नित्य रचनाओं के बदौलत न जाने कितनी सृष्टि निर्माण की चातुरी दिखलाते रहते हैं। यानी ईश्वर एक बार
सृष्टि का निर्माण करके वे तो फरागत यानी मुक्त हो गए, परंतु जो हमारे कविजन है वे नई नई रचनाओं के जरिए वे क्या करते हैं, नई सृष्टि का निर्माण करते रहते हैं। यदि वे लोग सिर्फ अपनी कल्पना ही करते रहते, उन्होंने कभी कवि काव्य का निर्माण ही ना किया होता, या तो उन पर अभ्यास ही ना किया होता, या तो वे उन्होंने मेहनत ही ना की होती, तो उनके विचार हम तक ही पहुंच ही नहीं पाते, या तो उनकी कल्पना क्या है उनको हम कभी पहचान ही नहीं पाते। तो आगे वे कहते हैं कि यहाँ हम देखें तो उन्होंने कहा है कि यह कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हृदयगत भाव या मन को परखने की एक कसौटी है। यदि हम देखें तो कल्पना शक्ति क्या है, तो कल्पना करने वाले लोगों के हृदय के भाव और उनके मन को पहचानने की एक कसौटी है। शांत या वीर प्रकृति वाले से श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी न बन पड़ेगी। लेखक ने यहाँ अलग अलग कल्पना करने वाले व्यक्तियों के मन या तो भाव को हमें समझने के लिए मजबूर किया है। वे कहते हैं कि शांत या वीर प्रकृति वाले, प्रकृति यानी स्वभाव वाले जो व्यक्ति होंगे, उनसे कभी श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी भी नहीं बन पाएगी। वे उनकी कल्पना शक्ति अलग ही होती है। यदि वे शांत या तो वीर प्रकृति वाले हैं, वीर स्वभाव वाले हैं, तो उनसे उसी प्रकार की काव्यकृति या तो कोई कल्पना हो सकेगी। और महाकवि मतीराम और भूषण इसके उत्तम उदाहरण हैं। वे शांत रस और वीर प्रकृति के स्वभाव वाले व्यक्ति थे, तो उनसे कभी भी श्रृंगार श्रृंगार रस वाली काव्यकृति कभी भी नहीं बन पाएगी। तो आगे हम देखें कि श्रृंगार रस में पगी यानी डूबी हुई जयदेव की रसीली तबीयत के कारण दाख और मधु से भी अधिकाधिक मधुर गीत गोविंद की रचना विशेष उपयुक्त हो पाई है। जयदेव जो है वे श्रृंगार रस के एक कवि है और उन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, जिसमें हम देखें तो राधा कृष्ण के प्रणय का वर्णन है, या तो उन्होंने राधा कृष्ण के विरह की या तो प्रेम भावनाओं को उन्होंने क्या किया है, इस कृति में आलेखन किया है। तो वे श्रृंगार रस के कवि है। और हम देखें तो दाख यानी द्राक्ष से भी मधुर, अधिकाधिक मधुर गीत गोविंद उनकी एक कृति बन पाई है, यानी बहुत ही अधिक रसीली कृति उनकी बन पाई है। तो जयदेव जो है वह श्रृंगार रस के कवि है। यदि वे हम देखें तो राम रावण या तो कर्ण अर्जुन की युद्ध वर्णन की कृतियाँ उनसे कभी न बन पाएगी, क्योंकि वे श्रृंगार रस के कवि है। इसलिए वे युद्ध के विचार या तो वीर पुरुष के कल्पना मात्र वे कभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि महाकवि भूषण और मतीराम जो है वह एक शांत और वीर प्रकृति के स्वभाव वाले कवि है, तो जयदेव जी है वह श्रृंगार रस के कवि है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग कल्पना शक्ति है, और यदि वे उसी अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार ही वह किसी सृजन कार्य को महत्व देंगे, यानी उनकी सृजन कार्य भी होगी वे उनकी कल्पना शक्ति के आधार पर ही होगी। यहाँ उनके उदाहरण द्वारा कवि ने हमें मनुष्य की अलग अलग प्रकृति के बारे में भी समझाया है। यदि उनकी जैसी कल्पना शक्ति होगी उसी प्रकार उनकी विचारसरणी होगी। तो आगे हम देखें कि यावत मिथ्या और दरिक यानी असत्य, और यावत मिथ्या यानी असत्य या तो व्यर्थ, किबले गाह यानी सम्मानीय व्यक्ति, इस कल्पना पिसीचीनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है, यानी कवि कहते हैं कि किसी ने किसका और छोर नहीं पाया है। 1 मार्क्स का हमारा प्रश्न है, तो किसी ने कल्पना पिशाचिनी का किसी ने और छोर नहीं पाया है। यहाँ पर हम देखें तो लेखक ने कल्पना पिशाचिनी अथवा भूतनी कहा है। कल्पना को एक पिशाचिनी अथवा भूतनी कहा है। वह किस भाव से उन्होंने कहा है, तो लेखक ने कल्पना को एक महत्वपूर्ण शक्ति तो माना है। उसके अनुसार कवियों और लेखकों ने इस शक्ति के बल पर ही अमर काव्य साहित्य की रचना की है, परंतु लेखक ने व्यंग्य करते हुए कल्पना को भूतनी या पिशाचिनी भी कहा है। लेखक मानते हैं कि सिर्फ कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है, कल्पना के साथ साथ अभ्यास का होना भी उतना ही जरूरी है, वरना संपूर्ण भारत ही इसी कल्पना के पीछे नष्ट हो जाएगा, जहाँ कल्पना के अलावा कर दिखाने के कुछ योग्य ही नहीं रहेगा। और इसलिए उन्होंने कहा है कि अनुमान करते करते, कुछ उदाहरण के द्वारा उन्होंने बताया है कि अनुमान यानी अंदाजा लगाते लगाते हैरान गौतम मुनि गौतम हो गए। कर्णाद किनका खा खाकर यानी अन्न खा खाकर तिनका बीनने लगे, परंतु उन्होंने मन की मन भावनी कल्पना का कोई पार नहीं पाया है। यहाँ हम देखें तो कर्णाद मुनि एक ऐसे ऋषि थे जो किसी भी यात्रा करते थे, वे कहा जाता है कि परमाणु तत्व का उन्होंने क्या किया है, उद्गम को पहचाना है। परंतु वे जहाँ पर भी जाते थे, भारत की जो भी यात्रा करते थे, रास्ते में जो भी उन्हें अन्न के दाने मिलते थे उनसे वे अपना जीवन यापन करते थे। परंतु उन्होंने कहा है कि वे सभी ऐसे लोग थे जो कल्पना को ज़्यादा महत्व देते थे और कल्पना करते रहते थे, परंतु उन्होंने कहा है कि कल्पना एक पिशाचिनी या तो भूतनी है, उनका किसी ने कोई और छोर नहीं पाया है। यदि कोरी कल्पना ही करते रहे तो उनका कोई महत्व नहीं है, उन पर अभ्यास और प्रयत्न भी उतने ही महत्वपूर्ण है।
तो आगे वे कहते हैं कि कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। तो व्यास ने इन तीनों महादार्शनिकों की दुर्गति यानी दुर्गति उनका बुरी हालत देख मन में सोचा कि कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे। यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं सब कल्पना की ही कल्पना है, या तो मिथ्या है यानी व्यर्थ है, नाशवंत है यानी उनका नष्ट है, और क्षण भंगुर है यानी थोड़े मात्रा के ही है, अतएव है ही है का अर्थ होता है छोड़ने योग्य है। यहाँ पर हम देखें तो कल्पना शक्ति का किसी ने और छोड़ नहीं पाया है, यानी कल्पना एक ऐसी शक्ति है यदि उन पर कोरी कल्पना ही की जाए तो व्यक्ति का जीवन नष्ट भी हो सकता है, यानी यह एक क्षण मात्र है, नाशवंत है, क्षण भंगुर है। यदि कोरी कल्पना ही करते रहेंगे तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ उदाहरण के द्वारा उन्होंने हमें समझाया कि कपिल मुनि है या तो गौतम मुनि है या तो कर्णाद ऋषि है, वे सभी सिर्फ कल्पना करते करते ही क्या हो गए, उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका जीवन व्यर्थ हमें नजर आता है। तो उन्होंने कहा है कि व्यास जो है वे कहते हैं उनका इन तीनों का जीवन देखकर उन्होंने कहा कि कल्पना शक्ति सिर्फ क्षण भंगुर है, अतः वह उन्हें छोड़ने योग्य ही है। उन्हीं की देखा देखी बुद्धदेव ने भी अपनी बुद्धत्व का यही निष्कर्ष यानी तारण निकाला कि जो कुछ कल्पनाजन्य है सब क्षणिक और नश्वर है यानी नाशवंत है। ईश्वर तक को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहराकर शून्य अथवा निर्वाण ही माना है। और हम देखें तो रेखा गणित के प्रवर्तक उक्लेदिस थे। रेखा गणित के प्रवर्तक कौन थे? रेखा गणित के प्रवर्तक उक्लेदिस थे, यूक्लिड, जिन्होंने हम देखें तो जातिमती के हर एक शक्ल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते हमारे सुकुमार मती इन दिनों के छात्रों का दिमाग ही चाट गए। यानी रेखा गणित के प्रवर्तक ने ऐसे गणित के कुछ सूत्र दिए हैं जिनको आज हम देखें तो उन पर कल्पना करते करते हमारे छात्रों का दिमाग ही उनमें अटक गया है। वे सोच ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको किस प्रकार समझे। तो कहाँ तक गिना हुए संपूर्ण भारत का भारत इसी कल्पना के पीछे घारत हो गया है यानी डूब गया है। हम देखें तो लेखक कहते हैं कि इस कल्पना पिशाचिनी का किसी ने छोड़ नहीं पाया है, यानी वे कोई उनसे बच नहीं पाए हैं। अनुमान करते करते हैरान गौतम मुनि हैरान हो गए, कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते पीले पड़ गए। यह कल्पना बुरी बला है, इसमें चौकस रहने में ही सबकी भलाई है। यानी लेखक कहते हैं कि यह कल्पना बुरी बला है। मनुष्य तरह तरह की कल्पनाएं करता है, निरर्थक कल्पना करना हवा में तीर मारने के समान होता है। कल्पना तब तक कोई उपयोग नहीं होता जब तक उसे कार्य में परिणत न किया जाए। इसलिए मन बहलाव के लिए तरह तरह की कल्पनाएं करना बुरी बात है। मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में हम देखें तो कल्पना शक्ति ही एक अद्भुत शक्ति मानी गई है। मनुष्य अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर अनेक कार्य पूरे करता है। उसकी विभिन्न मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति एक अद्भुत शक्ति मानी गई है। कल्पना शक्ति के बल पर ही अनेक लोग बड़े बड़े कवि, विचारक, वैज्ञानिक, विभिन्न सिद्धांतों के प्रवर्तक और प्रतिभावान मनुष्य कहलाते हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश दुनिया में होती है। इस तरह मनुष्य की कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है और उन्हीं पर वे यदि अपने प्रयत्न और मेहनत या तो अभ्यास नहीं करेंगे तो उनकी कल्पना कोरी कल्पना ही मात्र रह जाएंगी। और यहाँ पर उन्होंने कई कविगण या तो कई ऐसे हमारे जो देश में गौतम मुनि है या तो जयदेव है, जिन्हों की कल्पना शक्ति के महत्व को यहाँ पर समझाया है। और साथ साथ हम कहें तो कविगण अपनी नई कल्पना शक्ति के द्वारा जगत सृष्टा ब्रह्मा के साथ होड़ करते हैं। नई नई रचनाओं के जरिए न जाने कितनी सृष्टि की चातुरी दिखलाते रहते हैं, परंतु उन्होंने कहा है कि उन पर अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और वे कहते हैं कि कहाँ तक गिना हुए संपूर्ण भारत का भारत इसी कल्पना के पीछे घारत हो गया है यानी डूब गया है। और यदि उनकी सिर्फ कल्पना ही रह जाए, थियरी ही रह जाए तो उनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ कल्पना की थियरी के अलावा कोई प्रैक्टिस का प्रयत्न ही नहीं किया है, कुछ कहने के योग्य उन्होंने रहा ही नहीं है। और वे कहते हैं कि यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की शुष्क कल्पना के से कर्तव्यता यानी प्रैक्टिस में परिणत होते देख यहाँ वालों को हाथ मलमल पछताना और कल्पना पड़ा है। मलमल पछताना एक मुहावरा है, यानी कि अधिक पछतावा करना पड़ा है, और कल्पना पड़ा यानी रोना पड़ा है। जब हमारे भारतवासी सिर्फ कल्पना ही करते रहे, उन पर उन्होंने कोई ऐसे कठिन प्रयत्न नहीं किए जिन पर उन्होंने फिर बाद में क्या होना पड़ा है, पछतावा पड़ा है या तो अपने आप पर ही रोना पड़ा है। जब उन्होंने यूरोप के लोगों को कल्पना करते हुए देखा और उन कल्पना के बाद उन पर प्रयत्न करते देखा, उन पर कई नए नए खोज आविष्कार करते देखा, मेहनत करते देखा, तब हम भारतवासी लोगों को इन लोगों को ऐसा
कार्य करते देख उन्हें अपने आप पर पछतावा होने लगा है। इसलिए लेखक ने कहा है कि यह कल्पना शक्ति बहुत ही बुरी बला है। उन्हें हमें क्या करना है, चौकस रहना है। उनके प्रति हमें क्या रहना है, चौकस रहना है। और उन्होंने कहा कि कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जगत सृष्टा ब्रह्मा के साथ होड़ करना अनुचित नहीं है। इसका कारण है कि जगत सृष्टा ने तो एक ही बार कुछ बन पड़ा सृष्टि का निर्माण कर दिया है, परंतु कविगण अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा नित्य नई नई रचना करते हैं और उन्हीं की कल्पना शक्तियों में हमें कल्पना शक्ति का महत्व अधिक दिखाई देता है। तो आगे हम देखें तो कवि ने कहा है कि प्रिय पाठक, यह कल्पना बुरी बला है, चौकस रहो, इसके पेच में कभी न पड़ना, नहीं तो आप क्या करोगे, बाद में पछताओगे। आज हमने भी इस कल्पना में पड़ बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा सा समय नष्ट कर दिया है, हमें भी क्षमा कीजिए। लेखक ने हमें यहाँ पर बताया है कि कल्पना शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति यदि उन कल्पना शक्ति को यदि सफल देखना चाहता है, अपने उन्होंने की हुई कल्पना को यदि वास्तविक रूप में देखना चाहता है, तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उन पर अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे, उनका अभ्यास करना पड़ेगा, तो ही वे अपनी की हुई कल्पना को वास्तविक रूप में परिवर्तित करते हुए देख पाएगा। तो इसलिए उन्होंने यह समझाया है कि सिर्फ कोरी कल्पना करना एक वो व्यर्थ मात्र है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यदि उन्होंने कोई कल्पना की है तो वे क्या कर सकते हैं, उन पर अभ्यास करके, खोज करके और उन पर प्रयत्न करके उन कल्पना को वास्तविक में परिवर्तित कर पाएंगे। और यहाँ पर पूरे पाठ में हम देखें तो कई उदाहरणों द्वारा उन्होंने समझाया कि कविगण क्या करते हैं, सिर्फ कल्पना ही नहीं करते हैं, परंतु अपने साहित्य के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा उनको पूर्ण रूप देते हैं। इसलिए उनकी कृतियों में हमें ज़्यादा उनकी कल्पना शक्ति की परख नजर आती है। तो उन्होंने कुछ यहाँ उदाहरण दिए हैं कि जयदेव जो है उन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। यदि एक मार्क्स से प्रश्न में पूछा जाए तो गीत गोविंद की रचना उन्होंने क्या की है, जयदेव ने की है, जो श्रृंगार रस के कवि थे। तो मति और भूषण वे वीर रस या तो शांत रस के कवि थे। तो यहाँ पर उन दोनों की अलग अलग कल्पना शक्ति को भी बताया है कि जो व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति होगी उन्हीं के आधार पर वे उनको क्या करेंगे, वास्तविक रूप में परिवर्तित कर पाएंगे। और साथ साथ लेखक ने हमें यह भी बताया है कि मनुष्य में सबसे अद्भुत शक्ति कल्पना शक्ति है, परंतु उन्हें हमें बुद्धि के रूप में भी पहचानते हैं, परंतु उन पर अभ्यास होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी मित्रों, पूरे पाठ के द्वारा हमने समझा है कि शक्ति के द्वारा समझा है कि मनुष्य की कल्पना शक्ति का क्या महत्व है, या तो वे अपनी कल्पना शक्ति को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। इनके अभ्यास के जो प्रश्न है वह हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।